सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी सखियों, सखाओं और साथियों को स्वप्निल और आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज हमारी आपकी पहली मुलाकात है। जी हाँ। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर। अच्छा, चलिए। और देखा आपको तो आप इतनी सारी किताबों, कॉपियों लिखने में बिजी एकदम लिख रही हैं। कुछ क्या ऐसा कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा सा भी वक्त मिलता है ना तो पढ़ने की आदत पड़ी हुई है, और मतलब फिर कुछ अच्छा लग जाता है तो उसी में से देख करके लिख भी लिया जाता है। वैसे यही तो बिल्कुल वही मैं कहना चाहती, इसी से जुड़ा हुआ आज हमारा विषय भी है। बिल्कुल, साक्षरता का महत्व। और साथ ही साथ ऐसा भी है ना कि बहुत जरूरी है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। आज की दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ रही है, डिजिटल चीजें हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो ऐसे में ही कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका जानना हमें जरूरी है। बिल्कुल, और क्योंकि साक्षरता आज केवल लिखने या पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, इसका अर्थ बहुत बढ़ गया है, जिसमें कि अगर हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो भी हम आजकल साक्षर नहीं माने जाते हैं। बिल्कुल, और कभी कभी तो अगर टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है या किसी चीज से हम अनभिज्ञ रह जा रहे हैं तो कई बार देखा जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत, डिजिटल तरीके की मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है। जी हाँ, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट जो हमारा आज का विषय भी है, तो इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो कुछ खामियां खराबियां होती हैं जिंदगी में, उन्हें निकालकर, जैसे बुरे विचार हैं उन्हें निकालकर हम अलग रख देते हैं, पर कुछ ऐसी खामियां खराबियां जिन्हें हम समझते हैं पर वो होती नहीं है। जी हाँ, वो कहाँ से निकलती हैं? कुछ चीजें हैं जैसे कि किचन का कचरा ही ले लीजिए, जिसे हम समझते हैं कि इसे हमने सब्जी काटी या कुछ फल वगैरह काटे तो उनके जो छिलके होते हैं हम सोचते हैं बेकार है, इसका क्या करना है, फेंक दें, तो उससे भी बहुत कुछ नया निकल सकता है। बिल्कुल, और यही नया जो निकलता है उस नए को उगाकर, इस पुराने कचरे से हम कुछ नया उगाते हैं और उस नए को उगाकर हम अपना आज सौंदर्य निखारते बढ़ाएंगे। जी हाँ, उससे जो पेड़ पौधे अच्छे तरीके से उगते हैं उससे हम अपना सौंदर्य बढ़ा सकते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम विषयों पर चर्चा करेंगे जी, लेकिन उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, और लीजिए आपकी फरमाइश पर ये गीत। इश्क तेरा आग है तो
हाँ, तो इस गीत के बाद अब बात करते हैं विषय की। तो आज के समय की अगर बात करें आरती, तो साक्षरता सिर्फ पढ़ना लिखना तो है नहीं, जैसे कि हम बोल रहे थे, अभी बात कर ही रहे थे जी। एक तरीके से ये आजादी है अज्ञानता से, ज्ञान की आवाज है, और खुद के लिए, परिवार, समाज, देश और दुनिया सभी के लिए कुछ कर गुजरने की पात्रता भी है। बिल्कुल। और स्वप्निल, जैसे कि हम जानते ही हैं कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, और ऐसे मौके पर लोग ऐसे विषयों से जुड़े सिद्धांतों की खुशी मनाने और उन पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल। और हमारे एक साथी भी हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि साक्षरता का अर्थ केवल पढ़ना लिखना या शिक्षित होना नहीं है, बल्कि सफलता और जीने के लिए भी साक्षरता जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए सामाजिक विकास का आधार स्तंभ बन सकती है। भारत हो या दुनिया के अन्य देश, गरीबी मिटाना, बाल मृत्यु दर कम करना, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना, लैंगिक समानता प्राप्त करना आदि समस्याओं के समूल विनाश के लिए सभी देशों का पूर्ण साक्षर होना बेहद जरूरी है। साक्षरता में ही वो क्षमता है जो परिवार और देश की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि साक्षरता ना हो तो संसार अधूरा है। जीवन का नेताम ही है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद वही अक्षर या अल्फाज ज़बान पर लाता है जो इसकी माँ उसे सिखाती है। फिर यही बच्चा बड़ा होकर एक उस्ताद से स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके कहें इंजीनियर, कहें डॉक्टर, कहें प्रोफेसर, तो कहें वैज्ञानिक बनता है। अगर ये तालीम या शिक्षा एक बच्चे ने अपने बचपन में हासिल नहीं की होती तो एक उस्ताद कैसे बनता, ये बड़े बड़े शिक्षा के इदारे कैसे कायम होते, ये साक्षरता कैसे फैलती। इसीलिए ये संसार ही साक्षरता पर निर्भर है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। क्या बात सही, एकदम बात सही है उनकी। और क्योंकि ना शुरू से बचपन से ही ये चीजें नींव में हमें डालनी होती हैं, क्योंकि अगर जो सिर्फ पुस्तकों तक ही ज्ञान सीमित नहीं है, हम जैसे दुनिया में बहुत सी चीजें समाज में हमारे रोज दिनचर्या में होती रहती हैं, तो उन चीजों का ख्याल रखना भी कहीं ना कहीं ज्ञान को बढ़ावा देना होता है। बिल्कुल। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का जो उद्देश्य होता है, कोई भी जो मनाए जाते हैं दिवस, हाँ, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व को बताना कि आपको ये क्यों होना चाहिए साक्षर, तो उसके महत्व को बताना। और ये साक्षरता केवल पढ़ने लिखने की क्षमता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। क्योंकि अगर हमें शिक्षा नहीं होगी या हम नहीं जानेंगे तो फिर ना तो हम अपने अधिकार समझ पाएंगे, ना ही अपने कर्तव्यों के बारे में हमें ज्ञान होगा। बिल्कुल। और शिक्षा जागरूक भी बनाती है, समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सके इसके लिए हमें योग्य बनाती है। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं आरती, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, और उसके अनुसार अब शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव का दौर जारी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से सीखने और सिखाने के तरीकों में बदलाव आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा कहना चाहिए कि रास्ते जो हैं वो सुलभ और सुगम से होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक श्रोता का ले लेते हैं। मेरे को श्रोता कहते हैं कि साक्षरता के माध्यम से ही समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास संभव होता है। खुद के साथ पूरे परिवार और समाज को उन्नति की दिशा में ले जा सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति समाज के सभी क्षेत्रों में योगदान दे सकता है। एक गुजराती मुहावरा है, भणे ई गणे, मतलब जो पढ़ाई करता है उसे गणना भी आ जाती है। बिल्कुल। हमारी एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि निरक्षर या अनपढ़ होना मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। निरक्षर व्यक्ति ज्ञान विज्ञान के विशाल भंडारों से वंचित रह जाता है। साहित्य और कलाओं का सुरम्य संसार उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। निरक्षर व्यक्ति इस संसार में उस अंधे के समान जीवित रहता है जिसके मार्ग में मोती बिखरे रहते हैं, परंतु वह उन्हें देखने में असमर्थ रहता है क्योंकि उसकी आंखों में ज्ञान की ज्योति नहीं होती। निरक्षर व्यक्ति का जीवन वैसा ही है जैसे पंखहीन पक्षी और जल के बिना मछली। बिल्कुल। और स्वप्निल, वैसे भी पता है आज के जो दौर है उस समय शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव का दौर जारी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से सीखने और सिखाने के तरीकों में बदलाव आ रहा है। बिल्कुल। और यही वजह है कि जो ऑनलाइन और हाइब्रिड प्रारूपों में सीखने के लिए ज्यादा आकर्षक और प्रभावी तरीके विकसित किए जा रहे हैं, उससे लोग और आकर्षित हो रहे हैं। तो मतलब कहने का एक जो पुराना तरीका था, सिर्फ कॉपी किताबों तक हमारी दुनिया सीमित नहीं है, और ये जो तरीके नए हैं जो टेक्नोलॉजी से प्रभावित हैं या डिजिटल तरीके हैं कह लीजिए, उनमें जो है नए नए आकर्षक चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे आप देख लीजिए छोटे बच्चे हैं आजकल, उनको शुरू से ही बचपन से ही कहना चाहिए टीवी और फोन नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उनको जो बोलकर एकल परिवार हैं,
पहले होता था कि बड़े बूढ़े लोग भी मतलब बोलते थे, सब परिवार में साथ में रहते थे, तो बच्चे में ज्यादा चीजें आती रहती थी। लेकिन अब और वैसे भी स्वप्निल, बात यह है ना कि आजकल स्कूलों में देख लीजिए, कॉलेज में, आप छोटे से छोटा बच्चा भी अब क्या है, वहां पे भी अब डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वीडियो पे दिखाते हैं, उस हिसाब से पढ़ाते हैं उनको, वहां बड़े बड़े व्याख्यान दिखाते हैं या कुछ छोटी छोटी मूवीज दिखाएंगे, इस तरीके की चीजें दिखाते हैं, तो पहले से ही अब बच्चा जो है उसका अभ्यस्त हो जाता है। बिल्कुल। तो वो अब समझ गया है कि टेक्नोलॉजी के क्या है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में अगर हम घर में मोबाइल नहीं देंगे तो भी वो बाहर जब स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पे भी वो ये सब चीजें सीख रहे हैं, उनको सिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का नुकसान और फायदा दोनों होता है, तो हम ये देख रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चीजें हम उनको लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल या 5 साल की उम्र तक सिखाते हैं, एक दैनिक दिनचर्या के हिसाब से अगर देखा जाए, पुराने तरीकों की बात की जाए, लेकिन आजकल वही बच्चे नमस्कार करना, मतलब 6-8 महीने के बच्चों को आप बोलेंगे तो वो, क्योंकि वो देख रहे हैं टीवी पर, राइम्स में देख रहे हैं या इन चीजों में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी थोड़ा है। बहुत फायदा है, क्योंकि देखिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे या हम नहीं बढ़े, क्योंकि हम नहीं बढ़ेंगे तो क्या बाकी देश है, बाकी दुनिया वो बढ़ रही है आगे। अगर हम नई चीज को नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि हमें उसके लिए बहुत अभ्यस्त होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी चीजें, जैसे बैंक भी हैं आजकल सब ऑनलाइन है, सारी चीजें ऑनलाइन है, तो अगर हमें पता नहीं होगा, हम एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं जैसे, और अगर हमें नहीं पता कि कैसे निकालना है, तो हम किसी से कहेंगे भाई, मदद लेने की कोशिश करेंगे, भाई आप निकाल दीजिए, तो हमें उसे पिन बताना पड़ेगा, हमें अपनी चीजें उसे बतानी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है ना, इससे फ्रॉड होने का बहुत खतरा रहता है। आप बहुत परेशान हो सकते हैं इन सब चीजों की वजह से, अगर आपको नहीं आता है। तो एक बेसिक नॉलेज जो एक होनी चाहिए, एक जो ज्ञान होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का, जो हमें रोजमर्रा के जीवन में काम आ रही है, वो तो हमें आना ही चाहिए हर हालत में। वैसे भी आरती, आजकल ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल उपकरण और लचीले पाठ्यक्रम जो हैं वो बहुत आम होते जा रहे हैं। आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और व्यवहारिक कौशल पर जोर देने का उद्देश्य नए दौर के लिए विकासशील से विकसित के लक्ष्य को हासिल करना है। जी। तो इसके अलावा आजकल स्कूलों में मल्टीमीडिया की एक बड़ी श्रृंखला, जैसे अभी आपने कहा, तो उसके साथ वीडियो के व्याख्यान भी शामिल हो गए हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि पेमेंट भी करना है हमें कुछ, तो हम यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में ज्ञान होगा तभी हम उसका कर पाएंगे। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं टेक्नोलॉजी की जो में बहुत ही, उसका कंप्यूटर का ज्ञान होना उसके लिए में बहुत जरूरी होता है, उसे किस तरह से चलाना है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो साक्षरता को हम केवल एक पढ़ाई लिखाई या सिर्फ नाम लिखने तक सीमित नहीं कर सकते। बिल्कुल, है ना। उसके लिए अब मायने बदल गए। साक्षरता का मायने है आज टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना आपको। आपको वो टेक्नोलॉजी फायदा कैसे पहुंचा सकती है और किस तरह से वो आपको नुकसान कर सकती है, तो उसमें आप कैसे सतर्क रह सकते हैं, उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आप सतर्क कैसे रह सकते हैं, उसका ज्ञान होना, ये सारी चीजें आपको ज्ञान होनी बहुत जरूरी है, तभी आप सही मायनों में साक्षर कहलाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, एकदम सही बात है। और इस बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक गीत। जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। सुन भैया वही मेरी भाभी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है। देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियाँ मीचे। हो देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियाँ मीचे। मत देख उठा के ले जाएगा, तुझे अपना बना के ले जाएगा, तुझे अपना बना के ले जाएगा।
देखो वो बादल आवारा, फिरता है ये क्यों मारा मारा। मैं जान गई ये बेचारा है मेरे भैया जैसा कुंवारा है, मेरे भैया जैसा कुंवारा है। वो पंछी जो उड़ता जाता है, मीठी धुन में कुछ गाता है। कहता है तू भी घर जाएगी, फिर भैया को याद न आएगी, फिर भैया को याद न आएगी। चल ऐसी जुबां पर बात न ला, हंसते हंसते पी के घर जा। चल ऐसी जुबां पर बात न ला, हंसते हंसते पी के घर जा। तेरी राखी की लाज निभाऊंगा, जीते जीना तुझको बुलाऊंगा, जीते जीना तुझको बुलाऊंगा। तो स्वप्निल, इसी के साथ हम एक श्रोता की बात ले लेते हैं। वो क्या कहते हैं? श्रोता हमारे कहते हैं कि साक्षरता एक शक्तिशाली उपकरण है जो न केवल व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि समाज को भी प्रगति की दिशा में आगे ले जाती है। पढ़ना लिखना जीवन की मूलभूत जरूरतों में से एक है जो हमें नई जानकारी, विचारों और अवसरों की ओर ले जाता है। शिक्षा से सशक्त व्यक्ति समाज में आत्मविश्वास से अपने कदम बढ़ाता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में फैसले ले पाता है। बिल्कुल, साक्षरता जो है आरती, आज के इस आधुनिक दौर में जैसे हम बात कर रहे हैं, बार बार डिजिटल हो गई है। हाँ। तो साक्षरता के मायने बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत हो गए हैं। आज साक्षरता का मतलब है हमें कंप्यूटर का ज्ञान होना, पेमेंट के आधुनिक ऑनलाइन साधनों का ज्ञान, क्योंकि आज तो बैंक भी सब जैसे बात हम कर ही रहे हैं कि ऑनलाइन लेन देन सब कुछ हो गया है। फायदे और नुकसान को देखते हुए इन सब चीजों के साथ सतर्क रहते हुए आधुनिक टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से स्वीकार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखा जाता है ना कि जैसे घर में जो पुराने लोग हैं, बड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा फोन पर एटीएम कार्ड को या मतलब उन सब कार्ड्स को लिंक नहीं करते, ऑनलाइन पेमेंट को महत्व नहीं देते। क्यों? एक तो उनका पहला ये है कि इसका जो रख रखाव का जो फीस कटती है, हमारे इतने पैसे कट जाते हैं। पहला ये वो बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं हमें नहीं पता चलेगा कब किसने पैसे निकाल लिए। बहुत सी चीजें हैं जो क्योंकि ज्ञान का अभाव होना। हाँ, क्योंकि अगर उसके बारे में पता होगा हमें अच्छी तरीके से कि इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से हमें उपयोग में लाना है जो हमारे फायदे के लिए हो, है ना, जिससे हमारी जो सहूलियत बढ़े। बिल्कुल, बार बार हमें जाना ना पड़े बैंक में, या अगर हमें किसी को पैसे भेजना है तो हम बार बार बैंक जाके ये सब चीजें करें पूरा उसका। बिल्कुल। और ऐसे में कभी कभी ये भी होता है कि जब मान लीजिए हमें कोई असुविधा है या हमारी तबीयत नहीं सही है या नहीं जा पाने के लिए साधन नहीं उपलब्ध है, पर हमें वो काम बहुत जरूरी है करना। तो ऐसे में हमें जरूरी है कि ये चीजें पता हो तो हम आसानी से कर ले, नहीं तो किसी न किसी पे निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल। और ये लोन है, बहुत सी चीजें, बहुत कुछ ऐसा है जो हम अब आज ऑनलाइन कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। तो साक्षर होने के लिए आज जरूरी नहीं कि आप ये कहते हैं कि हमें पढ़ना लिखना आता है, हम ये किताब पढ़ सकते हैं, हम इंग्लिश की किताब भी पढ़ सकते हैं, हम हिंदी की किताब पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं अपना नाम, सब कुछ लिख सकते हैं। तो आज वो चीज साक्षरता तक नहीं, वो वहां तक सीमित नहीं रह गई है। साक्षरता आज बहुत व्यापक अर्थों में आ गई है। बिल्कुल। और हम ऐसे इस विषय में एक अपने साथी का एक संदेश लेते हैं कि साक्षरता आर्थिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अर्थव्यवस्था तब बेहतर होती है जब शिक्षार्थियों के पास उच्च साक्षरता स्तर होता है। प्रभावी साक्षरता कौशल अधिक शैक्षिक और रोजगार के अवसरों के द्वार खोलते हैं ताकि लोग खुद को गरीबी और दीर्घकालिक अल्प रोजगार से बाहर निकाल सकें। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सबते भले विमूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति, अर्थात सबसे अच्छे मूर्ख होते हैं जिन्हें सांसारिक दुख या सुख की चिंताएं नहीं सताती हैं। वास्तव में ये सब बातें व्यंग्यात्मक ढंग से कही गई हैं। निरक्षर या अनपढ़
अनपढ़ होना मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। निरक्षर व्यक्ति ज्ञान विज्ञान के विशाल भंडारों से वंचित रह जाता है। साहित्य और कलाओं का सुरम्य संसार उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है, क्योंकि जब हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि पढ़ाई का जो बचपन से हम लोगों में एक तरीके से कहना चाहिए कि बीजारोपण किया जाता है कि बचपन में भी डांट पड़ती है कि नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो नहीं तो क्या करोगे आगे जा करके, एक ये धारणा बनी हुई है। लेकिन अब जैसा हम शुरू से बात कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, तो ये बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप आज की दुनिया में कदम से कदम मिलाते हुए चीजों को समझें। जी, क्योंकि बच्चों का क्या है, वो स्कूल में फिर कॉलेज में फिर आगे उनकी पढ़ाई के जरिए वो टेक्नोलॉजी से अवगत होते चले जाएंगे। लेकिन जो बड़े हैं जो अभी तक उस चीज को इतना ज्यादा नहीं अपनाया इन्होंने, उनको बहुत जरूरी है इस चीज को अपनाना, टेक्नोलॉजी को, साक्षर होना। बिल्कुल, हाँ जरूरी। और इस समय जरूरत इस ऐसे ही एक गीत की है जो आपको हमारी तरह ही ये समझा सके। बिल्कुल। स्वप्निल, अभी हमने साक्षरता की कितनी सारी बातें करी कि साक्षर होना आजकल सही मायनों में है क्या, तो उसी से जुड़ा हुई है। देखिए, अगर हम साक्षर होंगे तो हम किसी भी तरीके की फ्रॉड से बच सकते हैं, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अगर हमें ज्ञान होगा
तो हम उसके बारे में जानेंगे कि भाई हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। उसी से संबंधित विषय है जैसे कि डिजिटल अरेस्ट है। हाँ, डिजिटल अरेस्ट मतलब सुनने में थोड़ा सा शब्द लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन ये डिजिटल फ्रॉड का एक नया तरीका है जिसके मामले जो है वो देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला सामने आया जिसमें ठगों ने खुद को एक बड़ा अधिकारी बताते हुए एक महिला से कहा कि आपने आधार कार्ड से सिम कार्ड खरीदा गया है, आपके आधार कार्ड से, जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में हुआ है, और आगे की जांच की बात कहकर कॉल ट्रांसफर कर दी गई। फिर करीब 8 घंटे तक वीडियो कॉल से महिला की निगरानी करके उसे डिजिटली बंधक बनाए रखा गया, उसे डराया गया, धमकाया गया और उसके खाते से लगभग 11.5 लाख रुपए ट्रांसफर कराने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। बताओ कितनी, अगर वही चीज है ना, अगर हम डर जाते हैं, उस चीज को नहीं समझते हैं, कॉल को हम अगर चाहिए कि हम उसी समय डिस्कनेक्ट कर दें, बहुत सी चीजें कर सकते हैं, तो वो चीज नहीं हम कर पाते ना, उसी वजह से हम उसके फ्रॉड का शिकार बनते हैं। बात वही है ना कि जैसे अचानक से जो अपराधी हैं वो कितने, आप देखिए कि कितने तरीके अपना रहे हैं। जैसे इस किस्से की ही बात हम करें तो उसको अधिकारी बन करके जो है कॉल किया गया और अचानक से, और इतने इस तरीके से वो करते हैं ना कि आप उन्हें पहचान ही नहीं सकते। वो अपनी बातों में आपको इतने हथकंडे अपनाएंगे कि आप नहीं समझ पाएंगे। बात अभी कर रहे थे साक्षर होना, डिजिटली साक्षर होने की, वो उसके लिए ये बहुत जरूरी कि ऐसी सब चीजों से हम समझौता ना करें, मतलब उनमें ना फंसने पाए। हमारी एक साथी है, उन्होंने भी ऐसा ही लिखा है कि उपयोगी और जानकारी विषय कुछ बातें, कुछ गीत सुनते हुए मोबाइल पर रिंग हुआ, मैंने कॉल उठाया, इधर से आवाज आई, मैं टेलीकॉम विभाग से बोल रही हूँ, आपका नंबर अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट करने के लिए कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, पहले 9 दबाइए, नहीं तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैं बोली ब्लॉक कर दीजिए, कम से कम 1-2 दिन फोन बंद रहेगा। तो मैं भी सोशल मीडिया ब्लू स्क्रीन से थोड़ा दूर रहूंगी। बोलने के बाद मैं थोड़ी देर डिस्टर्ब तो जरूर हो गई। फिर मैंने अपनी बात किसी को शेयर की, वो बोले अगर नंबर जान पहचान का नहीं है तो मत उठाओ। उसके बाद मैं तब से 2-3 बार अपना फोन चेक कर रही हूँ, बस थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गई थी, शायद इनके पास दोबारा वो फोन नहीं आया होगा। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। कितना मतलब इन्होंने सही तरीके से उस चीज को हैंडल किया। वरना ऐसे में नॉर्मल अगर हमें नहीं पता होता है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो हम घबरा ही जाएंगे उस चीज को। और एक और श्रोता है हमारे जो कहते हैं कि आज के विषयों के बारे में डिजिटल साइबर ठगी की बातें होनी है, तब आप किसी अनजाने नंबर से आए कॉल को अटेंड ही मत करें। अगर फोन उठा लिया है तो सामने वाला रुपए का लालच दे रहा है, तब उसके झांसे में ना आए। अगर आप दिए गए प्रलोभन में फंस गए तो साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तब फौरन हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। बिल्कुल, और इस बारे में हम और जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं अंतराल। और हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। और डिजिटल अरेस्ट यानी कि साइबर ठगी, जी हाँ, आजकल ये एक विचारणीय विषय है। आधुनिकता के चलते डकैती का ये एक नया स्वरूप है। डकैती के इस दौर में डाकू के प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। इससे हर एक को अवश्य ही बचना चाहिए। इसके लिए आविष्कारों के दुरुपयोग के प्रति हर एक को साक्षर ही नहीं अपितु सचेत और सचेष्ट भी होना चाहिए। ऐसा हमारे एक साथी जो हैं वो संदेश उन्होंने साझा किया है। बिल्कुल। और स्वप्निल, आमतौर पर अरेस्ट का मतलब होता है पुलिस का किसी को गिरफ्तार कर लेना, और डिजिटल अरेस्ट में वीडियो कॉलिंग के जरिए पीड़ित पर नजर रखकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है और अपराधी नकली पुलिस अधिकारी या किसी और एजेंसी के जांच अधिकारी बनकर डराते हैं, धमकाते हैं और फिर ठगी करके गायब हो जाते हैं। इसमें ठगी के लिए तकनीक के सहारे बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन या कोई ऑफिस क्रिएट कर लेते हैं और साइबर अपराधी कॉल करके कहते हैं कि आपके आधार कार्ड, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड या बैंक अकाउंट का उपयोग आप
आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। इससे लोग डर जाते हैं और गिरफ्तारी के डर से पैसे देने लगते हैं। बिल्कुल, और मतलब अगर देखा जाए तो जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है या बहुत कम लोगों को जानकारी है आरती, वाकई में कितना भयावह स्थिति हो जाती है कि आप मान लीजिए घर पर अकेले हैं या नहीं और भी लोग हैं, पर अचानक से ऐसा कोई अधिकारी अगर फोन करता है तो आप एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, या कहिए उस समय तो दिमाग ही इतना जल्दी काम नहीं करता है। क्योंकि वो इस तरीके से जिस तरह से वो अपना ऑफिस से पूरा बैकग्राउंड ऐसा बना लेते हैं अपना कि लगता है कि हाँ चाहिए तो वहीं से बोल रहे होंगे, पता नहीं कुछ तो हमने शायद पता नहीं क्या हो गया हो, कहीं गिर गया होगा आधार कार्ड या कुछ ऐसा हो गया हो। तो ये चीजें आजकल तो वैसे भी जानकारी बहुत से हमारी फोन की जानकारी कहीं ना कहीं ऑफिस में रहती है, डेटा कहीं ना कहीं से लीक होते रहते हैं, वो तो डेटा लीक हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से हम खुद ही डर जाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है ऐसी स्थिति में। पर हाँ, जैसे कई बार स्पैम कॉल्स आते हैं, बार बार फोन करके लोन के लिए, डेबिट कार्ड के लिए, न जाने कितने कॉल्स आते हैं दिन भर में। तो ऐसा तो है नहीं कि अब उनको आप या तो आप एक सुविधा होती है फोन में जो अनचाहे मैसेजेस ना आए या कॉल्स ना आए, तो वो आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। अगर ऐसा कोई नंबर है आप ब्लॉक कर दीजिए, उसको रिपोर्ट करके। और इसके साथ साथ जानकारी, जैसे हम कह रहे हैं, उन चीजों के बारे में जानकारी लेते रहिए और कभी भी तुरंत फैसला, ऐसा हमें लगता है आरती, मतलब तुरंत फैसला ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। कि क्या आप ये कह सकते हैं कि रुकिए, अच्छा हम बात करके बताते हैं, हमें पूछना पड़ेगा, या थोड़ा आप समय दीजिए हमें, इसके बारे में हम बात करके आपको बता रहे हैं। तुरंत अगर आप निर्णय लेंगे या उनकी बातों को मान लेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान उठाने की संभावना रहती है। बिल्कुल। और इसी उस पे एक श्रोता हमारे कहते हैं इसी बात पे कि डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधों में अपराधी को पकड़ने की प्रक्रिया है, जिसमें फिशिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड जैसे अपराध शामिल होते हैं। साइबर ठगी की शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल या पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है। पुलिस डिजिटल सबूतों जैसे आईपी एड्रेस और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से अपराधी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करती है। भारत में साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है और आईटी अधिनियम 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, ये सारी चीजों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही साथ डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग खुद को जो अधिकारी या खुफिया अधिकारी बताते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात तो सही है कि अचानक से ऐसा कोई फोन या ऐसी कोई बात हो जाती है तो इंसान डर ही जाता है। किसी या आपके कभी किसी परिवार के सदस्य को लेकर के भी लोग कई बार ऐसा कहते हैं तो आप घबरा जाते हैं। पर वीडियो कॉल में लंबे समय तक ऑनलाइन रहने के लिए इसमें कहा जाता है, ये और भी ज्यादा मतलब डरने वाली चीज हो जाती है, इंसान घबरा जाता है। साइबर ठग पैसे ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, डर दिखाते हैं, और जब पीड़ित इंसान जो है वो पूरी तरह से उनकी बातों पर विश्वास करने लगता है, डर जाता है, तो पैसे देकर बचने का विकल्प भी ये बताते हैं। बिल्कुल, लास्ट में उनके पास एक विकल्प देते हैं कि अच्छा ठीक है, बाकी सब चीजें तो जाने दीजिए, आप पैसे देंगे तो आप बच जाएंगे। हाँ, उनको ऐसे झांसे में लेने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों का जरा ख्याल रखिए। और अब हम आज इस विषय पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि बहुत कम लोगों को इस संबंध में जानकारी है। बिल्कुल, और इसी वजह से इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं इसी वजह से। और जब भी इस तरह का कोई कॉल आए तो आप डरिए नहीं, बल्कि कॉल को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आमतौर पर पुलिस या कोई सरकारी एजेंसी कॉल करके डराते और धमकाते नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप उनका डिजिटल फुटप्रिंट वहां पे छूट जाएगा, इस वजह से वो ये चीजें नहीं हो सकती है ना। और इसलिए अगर कोई ऐसी कॉल आती है तो पहले तो उसकी पहचान और दिखाई और बताई जाने वाली चीजों को आप वेरीफाई करिए। उनकी बातों में आप बिल्कुल मत आइए और कोई भी गोपनीय जानकारी बिल्कुल मत दीजिए, खासकर बैंक के खाते, पैन कार्ड या आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा ना करें, क्योंकि कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस कॉल करके डरा धमकाकर आपसे पैसे नहीं ऐंठ सकती है। बिल्कुल सही बात है। और वो ना कानूनी कार्रवाई जितनी भी होती है उसके लिए वो आज भी पेपर वर्क होती है, आता है, आपको अधिकारी घर आता है सूचना देने के लिए। तो ये सारी चीजें आप इस झांसे में बिल्कुल भी नहीं आए कि फोन करके आपको किसी के बारे में कोई बात कही जा रही है तो आप तुरंत निर्णय ना लें, पहले थोड़ा समय लें, ठंडे दिमाग से सोचें। उस बात को समझें कि आप इतनी बड़ी जो प्रक्रिया होती है सरकार की तरफ से, उसको छोड़ के आपको फोन करके चीजें नहीं ले सकते आपसे, है ना। ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं, इसलिए इस पे विश्वास आप मत करिए बिल्कुल। और हम इसके बारे में थोड़ी बात और करेंगे, पर उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं। जब तुझे देखूं मेरा धड़के दिया।
मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। सताती है रातों तो तेरी लगन जी हो। उड़ गई नैनों से मेरी निंदिया, जब तुझे देखूं मेरा धड़के दिया। तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। समार ये मौसम महकता हुआ, इसमें है रंग जालिम तेरे हुस्न का जी हो। ये समार ये मौसम महकता हुआ, इसमें है रंग जालिम तेरे हुस्न का जी हो। मुझे तूने मोहब्बत सिखाई ने मेरा दिल ले लिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, जब तुझे देखूं मेरा धड़के दिया। तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। और स्वप्निल, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि आप कोई भी कॉल ना उठाएं, और साथ ही अगर आप चाहें तो आप 112 पर डायल करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो अफसर आप पर आरोप लगा रहा है, वो सच में अफसर है भी या फिर कोई फ्रॉड है वो। और हमेशा सतर्क रहें और किसी भी अनचाहे कॉल या मैसेज का बिल्कुल उसका रिप्लाई मत करिए, और कोई भी ऐसा ऐप भी डाउनलोड मत करिए, और ना ही किसी लिंक पर वो कह दें कि इस लिंक पे आप क्लिक करिए, तो बिल्कुल भी किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें। बिल्कुल। तो हमारे एक साथी हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि डिजिटल बातों का यदि पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो हमें पहले उसका ज्ञान लेना जरूरी है। आजकल ठगने के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। जब भी हम किसी को आधार कार्ड अपना दें, जरूरत पड़ने पर देना पड़ता है, तो उस समय हमें मास्क आधार कार्ड देना चाहिए। मास्क आधार कार्ड में पहले 8 क्रमांक नहीं दिखते हैं। ये बड़ी मतलब सूझबूझ वाली बात है। अच्छी जानकारी हमारे साथी ने हमारे साथ साझा करी है, क्योंकि जानकारी रहेगी तभी हम इन तरह की मतलब आजकल की नई नई मुसीबतें जो हैं उनसे बच सकते हैं। और देखिए फायदा तो हमें बहुत होता है, और अब ये भी नहीं हो सकता ना कि किसी चीज का सिर्फ फायदा ही होता रहे, नुकसान ना हो। बिल्कुल, तो हर चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। दोनों हैं। तो जितना हमें डिजिटल तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं, हमारी जिंदगी आसान हो रही है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसके नकारात्मक प्रभावों के रूप में ऐसी मुसीबतें भी देखनी और झेलनी पड़ती हैं हमें। तो सिर्फ इतना ही कहना है हमें कि जानकार बनिए और साइबर फ्रॉड से बचिए। और बताइए स्वप्निल जी, आज हम लोग इस बात पे भी चर्चा करने वाले ना कि जो चीजें निकलती हैं किचन से या जो कचरा निकल रहा है उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हम कह नहीं रहे थे कि नकारात्मक चीजों से बचना है, पर कुछ नकारात्मक चीजें हैं जिनको हम समझते हैं कि नकारात्मक है, लेकिन वो है कहीं ना कहीं सकारात्मक भी बन जाती हैं। क्योंकि ना आप सोचिए, हमने बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं, कुछ अच्छा सलाद बनाया, घर में खीरे छीले, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई, और फिर हमने कहा इतना सारा ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो गया, अब इसका क्या करें, है ना। बस कुछ मत करिए, बगल घर में अगर आपके किचन गार्डन बना हुआ है तो वहां क्यारी में डाल दीजिए, जमीन में दबा दीजिए, या फिर अगर बालकनी वगैरह में गमले रख रखे हैं तो उसमें डालिए। पूरी तरीके से प्रक्रिया क्यों ना बताएं। हाँ, बिल्कुल। आजकल वैसे भी हर किसी घर में गमले तो होते ही हैं, सभी घर में होते हैं, तो भले ही वो
फूल के हों या सब्जियों के हों, ऐसे में अगर किचन वेस्ट का इस्तेमाल करके आप कंपोस्ट बना लें तो ये पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद का काम करती है। स्वप्निल, पता है? बिल्कुल। और छिलके, धनिया की डंडियां, फलों के छिलके, इन सबको खाद बनाकर उपयोग किया जा सकता है। और अगर आप जल्दी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं तो बाजार में बहुत सारे तरीके के कंपोस्ट बिन भी आते हैं जो बाल्टी के आकार के होते हैं और उनके निचले हिस्से में पानी जमा होता है और फिर ऊपरी हिस्से में किचन का सारा वेस्ट जमा होता है। बहुत ही। और इसमें किचन वेस्ट की हम बहुत सारी परतें में बनानी होती हैं, ऐसे नहीं? हाँ, जो हमारे पास इकट्ठा हो रहा है कचरा, तो उसकी बहुत सारी परतें आप उसमें बनाते जाएं और हर परत के बीच में एक परत जैसे बना ली। उसके बाद उसमें हमने एक आता है बोकाशी पाउडर, है ना, या उसको कंपोस्टिंग पाउडर भी कहते हैं। तो हर जगह मिल जाता है। आप चाहे तो आप ऑनलाइन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन सुविधा के अनुसार बिल्कुल वहां से भी ले सकते हैं और आप मार्केट में जाकर भी ले सकते हैं। तो उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद उसको रोजाना किचन के कचरे को बिन में डालें और उस पर 1 या 2 चम्मच बोकाशी पाउडर छिड़कें। जब पूरा बिन भर जाए तो उसे बंद करके 15 से 20 दिन के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही। और जब 15 से 20 दिन बाद उसे खोलेंगे तो उसमें अचार जैसी तेज गंध आएगी और किचन वेस्ट के ऊपर सफेद रंग की फंगस दिखेगी। इसका मतलब है कि कंपोस्टिंग बहुत अच्छी हुई है। इसके बाद किसी दूसरे बड़े डिब्बे, बाल्टी या गमले में कोकोपीट के साथ, जो एक चीज और एक पाउडर आता है, उसके साथ आप किचन वेस्ट की जो कंपोस्ट है आपने 15-20 दिन रखकर जो बनाई हुई है, जो इसमें से तेज गंध आ रही है, उसकी लेयर या परत बनाएं दूसरे डिब्बे में, है ना। अब इसको भी आप 15-20 दिन के लिए रख दीजिए और उसको 3-4 दिन में एक बार किसी डंडे या खुरपी की मदद से चलाइए और उसमें जैसे कि अंदर तक हवा जानी जरूरी है। बिल्कुल। उसके लिए जो है आरती, कीड़े वगैरह की जो दिक्कत होती है वो भी नहीं होती। और ये पाउडर सिर्फ इसीलिए डाला जाता है कि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं बढ़े और बदबू भी नहीं आए, बदबू भी बहुत तेज नहीं आए। तो ये इसके लिए है। और इस डिब्बे को किसी ऐसी चीज से ढके जिससे हवा आसानी से अंदर आ जा सके, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि मक्खियां वगैरह अंदर नहीं जा सकें, क्योंकि ऐसी जाली होती हैं इस तरह की। तो अंडे देंगी ना जैसे मक्खियां, तो उसमें कीड़े भी हो जाएंगे। और हालांकि इन कीड़ों से नुकसान नहीं होता है, पर फिर भी देखने में अच्छा नहीं लगता और फिर आपको उसमें हाथ लगाने में थोड़ी समस्या आएगी, बदबू भी फैलेगी। तो इसको कोशिश करें कि मक्खी मच्छर इसमें ना पनपने पाए और ये जाली से ढके रहें। बिल्कुल, ऐसा करने से रहता है ना, सही रहता। मक्खियों, जहां मक्खियों ने जाना शुरू किया अंदर, वहीं पे बस कीड़े मकोड़े आने लगेंगे। और करीब 15-20 दिन में सारा किचन वेस्ट जो है वो कोकोपीट के साथ मिलकर गायब हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ना, फिर उसको आपको परेशानी नहीं होगी फिर। और यानी लगभग 40 दिन में सारा किचन वेस्ट जो है वो कंपोस्ट में बदल जाएगा। इसका इस्तेमाल पौधों पर करने से पौधे बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं और सब्जियां, फल, फूल बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेंगे। अगर आप कोई कंपोस्ट बिन और बोकाशी पाउडर नहीं खरीदना चाहते तो बस कोकोपीट और कचरे से भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। इसके लिए आपको सीधे कोकोपीट के साथ किचन वेस्ट को मिलाना होगा। कोकोपीट की जगह भुरभुरी मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट में खाद को लकड़ी या खुरपी से चलाना ज्यादा आसान होता है। इसमें आप ढेर सारे सूखे पत्ते, कागज और गत्ता भी डाल सकते हैं। हालांकि पिकलिंग यानी कि जो पहले 15 से 20 दिन के लिए रख देते हैं ना, वो जो प्रक्रिया होती है ना, उसकी प्रक्रिया में आप 35 से 40 दिन में खाद आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। वहीं इस प्रक्रिया में खाद बनाने में आपको ज्यादा समय लगेगा, यानी 80 से 100 दिन तक आपको लग जाता है। बिल्कुल। तो जो तरीका आपको सरल पड़ता है, जिस तरीके को आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, वो तरीका अपनाएं। बिल्कुल। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि किचन वेस्ट खाद मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए काफी मददगार होती है। ये खाद मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाती है और पौधों को संभावित बीमारियां होने से बचाती है। इस खाद में विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज उपलब्ध होते हैं जो पौधों के लिए अच्छे स्रोत हैं, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं। और घरेलू कचरे का खाद पौधे के लिए बेहतर होने के साथ साथ आपके खर्च को भी बचाता है। ये मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता में वृद्धि करता है और इसके उपयोग से पौधे की निरंतर पानी की आवश्यकता में भी कमी आती है। और ये जो इन्होंने बोला है ना आरती, कि पैसे की बचत भी कराता है, बहुत सही बात है। मतलब जब हमारे पास सारी सुविधा उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी, बस मेहनत करनी। और आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, कैसी है कैसी नहीं, आप घर में बनाएंगे, आपको ऑर्गेनिक खाद मिलेगी। बढ़िया। बाहर ज्यादातर देखिए केमिकल वाली खाद मिलती है। बिल्कुल। तो बात तो सही है, पर एक गीत सुन लेते हैं उसके बाद हम खाद बनाते हैं। जी हाँ। तेरे हो गए हम
प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। कश्ती आ लगी साहिल पर, मुस्कुराते जाए एक संग नाम पर, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम आ गया मुस्कुराना। चुप सुनती है ये हंसी अफसाना, देखते हैं तारे बस गया वीराना, चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी को है हमदम आ गया मुस्कुराना। में अचानक कोई पंछी बोला, जाग कर सपने से दिल किसी का डोला, रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। और स्वप्निल हम बात कर रहे थे खाद बनाने की, तो कंपोस्ट बनाने के दौरान कभी कभी आपको उसमें कुछ कीड़े दिख सकते हैं, लेकिन डरिए नहीं, एकदम से भाग मत जाइएगा स्वप्निल, है ना। ये कीड़े कंपोस्टिंग में मदद करते हैं। अगर इसमें बदबू आने लगे तो इसका मतलब है कि बोकाशी पाउडर आपने कम डाला है, यानी बचत कर ली उसकी। तो अगली बार में बोकाशी पाउडर ज्यादा डालें और पहले की तुलना में जैसे आपने डाला है उससे थोड़ा ज्यादा डालें। कंपोस्ट बनाने वाले डिब्बे को देखिए कभी खुला ना छोड़े पूरी तरीके से, और किसी जाली से ढककर ही रखें। और जैसे हम बात कर रहे थे कि मक्खियां और मच्छर अंदर ना जाएं, इसका ध्यान रखिए। और पिकलिंग के बाद की प्रक्रिया में, यानी कि 15 से 20 दिन रखने के बाद, दूसरी बार जब 15 से 20 दिन रखने की प्रक्रिया में अगर बदबू आए तो उसमें सूखी चीजें जैसे कि कोकोपीट, मिट्टी, सूखी पत्तियां या कागज, गत्ते की मात्रा को बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि बदबू जो है वो चली जाएगी। बिल्कुल। और स्वप्निल ध्यान रखना है कि कंपोस्ट में मिर्च, नींबू, दूध, दही, ब्रेड या कोई भी पका हुआ खाना मत डालिएगा, क्योंकि इससे कंपोस्टिंग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इसमें बदबू आने लगती है। और कंपोस्ट या खाद बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र के बाद जो फल उगेंगे वो मीठे होंगे और वापस उनके छिलके से जो फूल उगेंगे वो भी बहुत सुंदर होंगे। बिल्कुल। और वैसे भी गणपति का उत्सव चल रहा है, इतना बढ़िया, और इतने सारे फूल इकट्ठा हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है ना, पूजा की सामग्री, उसको भी आप मिला सकते हैं। बताइए कितनी अच्छी शुद्ध पवित्र खाद इकट्ठा हो जाएगी, बन जाएगी। और फिर जब उसके बाद उसमें पौधे निकलेंगे तो उनमें से जो फूल निकलते हैं ना, उनकी खुशबू लगेगी। खुशबू भी लेते हैं, पर उनसे सौंदर्य भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो श्रोता से ही अपने देख लेते हैं क्या कहते हैं श्रोता हमारे। तो एक श्रोता का लिखना है कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग हम पूजा के लिए करते हैं, लेकिन एक औषधि भी है। तो क्या कह रहे हैं कि वो तुलसी का काढ़ा बनाकर अगर हम पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे चेहरे पे जो दाग धब्बे हो गए ना, वो बिल्कुल हट जाते हैं। तो उसे तुलसी के पत्ते का पेस्ट बनाकर हल्दी मिलाकर अगर आप लगाते भी हैं तो 10 से 15 मिनट तक रखिए, और उसके बाद उसको गुनगुने पानी से धो लीजिए और कुछ
कुछ ही समय में ये दाग चले जाते हैं, यानी कुछ दिनों बाद ये दाग चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद तो क्या, मेरे ख्याल से इसको आपको अपनाना पड़ेगा, कम से कम बिल्कुल। आप 4-5 महीने लगातार करेंगे तो इसका आपको क्योंकि प्राकृतिक चीजें धीरे धीरे असर करती हैं, पर उनका असर जो है वो स्थायी होता है और अच्छा असर होता है। उसमें ये होता है ना कि कोई अलग जो इफेक्ट होते हैं वो नुकसान नहीं करेंगे कोई आपको। इसी तरह आप एक गेंदे की फूल की पंखुड़ियों का जो पेस्ट है बना लीजिए, उसमें आधा चम्मच मलाई, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच हल्दी मिलाकर चेहरे, हाथों और गर्दन पर लगा लें। 5 मिनट बाद धो लें। इससे जो है त्वचा के दाग धब्बे भी हटते हैं और खुश्क त्वचा जो होती है वो मुलायम हो जाती है। बिल्कुल। और गेंदे का फूल इतना प्यारा लगता है। 1 चम्मच गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को आप ले लीजिए और उसको उसमें आप क्या करेंगे, 1 चम्मच ऑरेंज का पील पाउडर होता है जो, हाँ। वो ले लीजिए और ग्लिसरीन और थोड़ा सा गुलाब जल, हाँ, इन सब चीजों को मिलाकर इसको हाथों में, आप गर्दन पे, चेहरे पे अच्छे से लगाएं। क्योंकि आप केवल चेहरे पे लगाएंगे तो उसका असर इतना सही, आप केवल क्योंकि हाथ बाकी वैसे रहेंगे सूखे सूखे, बिल्कुल, तो पूरा आप लगाइए तो इसका आपको असर दिखेगा। और साथ ही साथ इसी तरह से सिर्फ फूल नहीं, पान के पत्ते भी बहुत काम आते हैं। अच्छा। तो पान के पत्ते का पेस्ट भी बना सकते हैं। उसमें 1 चम्मच शहद, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर अगर चेहरे पर लगाते हैं और लगाएं मतलब, और उसके बाद 10 मिनट बाद उसको धो लें, और इसको अगर 1 हफ्ते तक, मतलब हफ्ते में 1 बार अगर हम दोहराते रहते हैं तो इससे जो है त्वचा काफी खिलने लगती है, मतलब एक चमक सी आ जाती है त्वचा पर। बिल्कुल। और अगर हम जैसे कि ताजा मलाई सभी के घर में रहती है तो 2 चम्मच ताजा मलाई ले लीजिए, 1 चम्मच एलोवेरा का जेल मिलाकर चेहरे पर और गर्दन पर, हाथों पर लगा लीजिए और 10-15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 2 बार इसे लगाने से त्वचा एकदम मुलायम हो जाती है और चमकदार बनती है। बिल्कुल मुलायम बनेगी और फिर उसके बाद लोग तारीफों के पुल बिल्कुल। अरे आप बहुत चमकदार लग रही हैं, आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, दमक रहा है। समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। है मेरी आदत रोजाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना।
चलिए भाई, सौंदर्य साधना के उपाय भी हमने बात कर ली। सब चीजें हमने, जैसे कि किचन में कैसे हम बना सकते हैं खाद, वो भी हमने सीख लिया। बिल्कुल, और इसके बाद फिर तारीफों वाला गाना भी सुन लिया। हाँ बिल्कुल। अब घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही और बातों की, तो अब विदा लेते हैं। तो आज सखी सहेली से स्वप्निल श्रीवास्तव और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।